गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अरुणोदय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में और उन 150 घंटे के बारे में जो आपको प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट सिलेबस देती है। ठीक है, तो ऐसी हमने बातें कर रहे हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है होम रूल लीग की बात करने वाले हैं। बाकी सारे मुद्दे हमने देख लिए हुए हैं, कैसे कैसे जो है वो मुद्दे हुए हैं। ठीक है, तो क्या क्या हमने कर लिया है और ख़ास बात है कि आप इसको 2 बार क्लास को देखेंगे, एटलीस्ट 2 बार। ठीक है, चलो भाई, तो हमने ये सारे मुद्दे कर लिए हुए थे। ये सारे मुद्दे हमने यहाँ पे आप देखेंगे कर लिए हुए हैं। सूरत विभाजन की भी ये बात हमने कर ली हुई थी। नेक्स्ट मुद्दे पे हम लोग चलते हैं यहाँ पे, और मार्ले मिंटो की बात हमने कर ली हुई थी। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रवाद था और कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसके बारे में भी हमने बात कर ली हुई थी। ओके, चलिए ठीक है भाई। हमें जो बात करनी है यहां से करनी है 1916। ठीक है, देखो तमाम सारे मुद्दे हमने देखे हुए थे कि तिलक जी जो है वो साथ नहीं देते थे अंग्रेजों का, लेकिन पहले विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने भी साथ दिया हुआ था। तिलक जी ने भी साथ दिया हुआ था और तमाम सारी चीज़ें हो रही थी उसमें। अमूमन ये साथ देते नहीं है। ठीक है, अमूमन क्या है, ये साथ नहीं देते हैं, लेकिन इसके बाद में भी इन्होंने साथ दिया था कि चलो ठीक है, हो सकता है जैसा कि उदारवादी बोल रहे हैं और हो सकता है कि अंग्रेज जो है थोड़ा सा अपनी स्थिति मजबूत करें, बेहतर करें। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने भी साथ दिया हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बनी नहीं हुई थी। अब क्या, ये भी थोड़ा शांत हो गए थे, तो सोच रहे थे कि कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे कि आंदोलन में निरंतरता बनी रहे। और ये जो फेज रहता है, जब होम रूल लीग आता है, इसके पहले के जो आप कह सकते हैं 1-2 साल 3 साल पहले के और बाद तक की ये ऐसे फेज हैं जहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद का जो उन्माद था ना, वो ठंडा पड़ने लग गया था। तो यहाँ पे तिलक जी आते हैं और वो होम रूल लीग की स्थापना करते हैं और जिससे कि आंदोलन में निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, तो कैसे कैसे ये गठन हुआ है देखते हैं एक बार। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान से उत्पन्न परिस्थितियों की एक अन्य कम नाटकीय लेकिन अधिक प्रभावशाली प्रतिक्रिया हुई एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक का होम रूल लीग। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया हुआ था, बड़ा नाटकीय ढंग से जैसे कि एनी बेसेंट जी हैं, इनकी और तिलक जी की ये 2 होम रूल लीग बनाई गई थी और यह आंदोलन जो है वो स्थिरता के साथ प्रारंभ हुआ था, लेकिन आगे चलकर इसने सभी आंदोलनों को पीछे छोड़ दिया हुआ था। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं बहुत बड़े स्तर पे इसने काम किया हुआ था। देखो हमेशा ध्यान रखना कि कोई चीज ना उसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए, निरंतरता बनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि होम रूल लीग का गठन जो है वो आयरलैंड के लीग के नमूने के साथ किया गया था। नमूने के आधार पर, यहाँ पे नमूना लिखा हुआ है, नमूने के आधार पर किया गया हुआ था, बिल्कुल उसी तर्ज पे था। ठीक है, और बेसेंट जी ने खासकर आप देखेंगे यहाँ पे योगदान दिया हुआ था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया हुआ है। इसमें खास बात क्या है, हमने इसको क्या कर रखा है, अलग से इसको कलर कर रखा हुआ है। तो आयरलैंड के होम रूल लीग के नमूने पर भारतीय होम रूल लीग के आंदोलन की स्थापना या लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है,
होम रूल लीग प्रारंभ होने के उत्तरदायी कारण क्या थे? देखो उत्तरदायी कारण में यहाँ पे यूपीएससी पूछ सकता है, तो ध्यान से ध्यान देंगे। क्या है यहाँ पे? पीटी के लिए, प्रीलिम्स के लिए जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है, कि क्या कारण थे होम रूल लीग प्रारंभ करने के, आंदोलन प्रारंभ करने के उत्तरदायी कारणों में से एक थे, ठीक है। तो उसमें 1 2 3 4 करके दिए जाएंगे उसमें, और ऑप्शन रहेंगे ए में 1 2 सही है, बी में 2 3 सही है, या सी में 1 3 2 सही है, ऐसे कुछ करके 1 2 3 सही, ऐसे कुछ करके पूछेंगे, ठीक है। तो देख लो फटाफट। नंबर 1, राष्ट्रवादियों के एक वर्ग का मानना था कि सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उस पर दबाव डालना आवश्यक है, उस पर दबाव डालना आवश्यक है। मार्ले मिंटो सुधार का वास्तविक स्वरूप सामने आने पर नरमपंथियों का भ्रम सरकार के निष्ठा से टूट गया हुआ था। जैसा कि वो मानते थे, नरमपंथी मतलब उदारवादी मानते थे कि भाई अंग्रेज जो है या अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार हमारी मांगों से बेखबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या अब देखेंगे कि नरमपंथियों का अर्थात उदारवादियों का भ्रम सरकार की निष्ठा के प्रति से टूट जाता है। और तीसरी जो यहाँ पे आप कह सकते हैं कारण है, तीसरा कारण है प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारतीय संसाधनों का खुलकर प्रयोग किया गया था, और इस क्षतिपूर्ति के लिए युद्ध के उपरांत भारतीयों पर भारी कर भी आरोपित किए गए थे। तो इसके बाद में आप देखेंगे और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें जो है वो आसमान छूने लगी थी। इन कारणों से भारतीय त्रस्त हो गए थे और वो किसी ऐसे सरकार विरोधी आंदोलन में भाग लेने हेतु क्या कर रहे थे? तत्पर थे, ठीक है। बात समझ में आ गई? कैसे थे? तत्पर थे, ओके। इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूं। ठीक, चलो भाई। ठीक। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि भाई नंबर 1 हमने देख लिया, नंबर 2 देख लिया है, नंबर 3 भी देख लिया हुआ है, ठीक है। तो वो सरकार विरोधी आंदोलन में भाग लेने के लिए तत्पर थे। तो तीसरा कारण ये था। चौथा कारण यहाँ पे हम बात करेंगे, तो चौथा कारण है कि यह विश्व युद्ध तत्कालीन विश्व की प्रमुख महाशक्तियों के बीच अपने अपने हितों को लेकर लड़ा गया हुआ था। इससे अन्य ताकतों के साथ ब्रिटेन का वास्तविक चेहरा भी उजागर हो गया था, और युद्ध के पश्चात श्वेतों की जो अजेयता थी, जो मानते थे कि हम श्रेष्ठ हैं, हम विजयी हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता है, तो ऐसी अजेयता का भ्रम भी उनका टूट गया था। तो ऐसा क्या है, ये आप देखेंगे भारतीयों को लग रहा था सारी चीजें, ठीक है। भारतीयों को लग रहा था, मतलब होम रूल आंदोलन जो प्रारंभ करने वाले थे उनको लग रहा था कि भाई अब तो इनकी अजेयता का भ्रम टूट गया है, ये श्रेष्ठ नहीं रहे हैं, ठीक है। 1914 में बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा हो गए और भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु वो पुनः सुअवसर की तलाश कर रहे थे। क्योंकि आपने देखा हुआ था कि वो वर्मा जेल में भेज दिए गए थे, वर्मा जो है मांडले जेल भेज दिए गए थे, ठीक है। और आपने देखा हुआ था, क्या देखा हुआ था कि वहाँ पे अरविंदो घोष जो है सक्रिय राजनीति से क्या बिपिन चंद्र और अरविंदो घोष सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और इनको जो है जेल भेज दिया जाता है। कब? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की याद करो वो कुर्बानी, ठीक है, याद करो वो कुर्बानी बहिष्कार आंदोलन की, ठीक है। तो अब इसके बाद में क्या है, 1914 में जब भी रिहा किए जाते हैं तो वो पुनः किसी सुअवसर की तलाश में थे और उन्होंने सरकार को अपना सहयोगात्मक रुख समझाने का प्रयत्न जरूर किया हुआ था, ठीक है, लेकिन सरकार नहीं मानी। तो ये 5 कारण जो हैं हमने देखे हुए थे। पांचों कारण में ये आप देखेंगे कि यहाँ पे एक तरह से व्यू बनाते हैं, कौन बनाते हैं? भारतीय।
भारतीय जो आप कह सकते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रवादी थे वो ऐसा व्यू बना रहे थे कि भाई ये ऐसे आप एक कोई आंदोलन हमें प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हैं। आयरलैंड के होम रूल लीग के तर्ज पर उन्होंने प्रशासकीय सुधारों की भी मांग की हुई थी। प्रशासकीय सुधारों की यहाँ पे पहले मांगे ही की जा रही हैं, ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तिलक ने कहा हिंसा के प्रयोग से भारतीय स्वतंत्रता की प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है। देख रहे हैं आप तिलक कितने बदले बदले से नजर आ रहे हैं। तिलक जो है आप कह रहे हैं कि हिंसा के प्रयोग से भारतीय स्वतंत्रता की प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है। अब तो ये भी उदारवादियों की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, तो सुधार है इनमें भी सुधार है। 1896 में आयरलैंड की थियोसॉफिस्ट महिला एनी बेसेंट भारत आ गई थी। ठीक है, एनी बेसेंट भारत आ गई थी और प्रथम विश्व के उपरांत एनी बेसेंट ने भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देने हेतु आयरिश होम रूल लीग के नमूने पर भारत में आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय किया हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने भी सोचा कि भाई हम भी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट करें। तो इन्होंने भी क्या किया हुआ था, एक आयरिश होम रूल नमूने के तर्ज या कैसे के तर्ज पे एक ऐसा कोई संगठन या लीग गठन करने की बात कही थी। ठीक है, हाँ, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट दोनों की होम रूल लीग ने यह महसूस किया कि आंदोलन की सफलता के लिए उदारवादियों के नेतृत्व वाली कांग्रेस के साथ ही अतिवादी राष्ट्रवादियों का भी समर्थन आवश्यक है यहाँ पे। ठीक है, समर्थन आवश्यक है। तो दोनों को देखो ऐसा महसूस हो रहा था कि देखो उदारवादियों के बिना हम चल नहीं सकते हैं। ठीक है, हाँ, वो भी कांग्रेसी है, हम भी कांग्रेसी है, तो क्या करना चाहिए, उनको भी साथ में लाना चाहिए। ऐसा कौन सोच रहा था, तिलक और बेसेंट दोनों ऐसा महसूस कर रहे थे, दोनों ही ऐसा महसूस कर रहे थे। 1915 के प्रारंभ से ही एनी बेसेंट ने भारत एवं अन्य उपनिवेशों में स्वशासन की स्थापना हेतु अभियान जो है वो प्रारंभ किया हुआ था। ठीक है, और उन्होंने जनसभाएं आयोजित की तथा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्र का भी प्रकाशन किया था। उनके पत्र याद रखना कौन है, एक बार फिर से देख लो। जनसभाएं, भाई ये देखो, ये यूपीएससी कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट में इस तरह के स्टेटमेंट पूछे गए। यूपीएससी जो कंडक्ट कराता है, तो ध्यान रखना यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में भी ये प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। क्या क्या उन्होंने अपनाया था, देखो सभाएं आयोजित की थी और उन्होंने प्रचार किया हुआ था अपने कौन से समाचार पत्र, अपने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्रों के माध्यम से अपने लीग का जो है बहुत प्रचार प्रसार किया हुआ था। ठीक है, तो सभाएं और यहाँ पे अपने उन्होंने जो समाचार पत्र है उसका प्रयोग किया हुआ था। ठीक है, 1915 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में तिलक और बेसेंट को अपने प्रयासों में थोड़ी सफलता मिली हुई थी और इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि उग्रवादियों को पुनः कांग्रेस में सम्मिलित कर लिया जाए। बात ऐसी होने लग गई थी क्योंकि उधर आप देख रहे थे बाल गंगाधर तिलक भी थोड़ा नरम पड़ रहे थे और उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारी जो लीग है, जो होम रूल लीग है, वो उदारवादियों के बिना नहीं चल पाएगी, उनको भी साथ में लाना चाहिए या हम उनसे जुड़ जाएं। तो ऐसा 1915 के कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में ऐसा महसूस किया जाने लगा था। ठीक है, तो फिर आगे देखें, अधिवेशन में एनी बेसेंट अपनी होम रूल लीग योजना के लिए कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने में असफल रही थी। ध्यान रखना है यहाँ पे, कभी अगर आपसे पूछा जाए यूपीएससी में कि क्या एनी बेसेंट की होम रूल लीग का कांग्रेस ने समर्थन किया हुआ था, भाई नहीं किया हुआ था। ठीक है, इसकी योजना बनाई थी उन्होंने, लेकिन कांग्रेस ने कोई भी समर्थन नहीं किया हुआ था, नाकाम रही थी वो समर्थन प्राप्त करने में कांग्रेस का। ठीक है, नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट ने किसी प्रकार के आपसी टकराव की संभावना को दूर करने के लिए पृथक पृथक लीग की स्थापित करने की योजना बनाई थी या निर्णय लिया हुआ था। ठीक है, तो दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था। देखो बात क्या है, एक तो है गरम दल के नेता तिलक जी, ठीक है, हालांकि अभी उनके भी थोड़े सुर जो हैं वो बदले से हैं, लेकिन एनी बेसेंट और तिलक जी को दोनों को ऐसा लगता है कि नहीं, विचारधाराएं अलग हैं
आपके एनी बेसेंट जी मानती हैं कि नहीं तिलक जी के जो लोग हैं हो सकता है उनकी विचारधाराएं अलग हो, तो इस आधार पे हमें क्या करना चाहिए, दोनों ने आपस में बैठ के बात की और कहा कि नहीं अलग अलग लीग की स्थापना करनी चाहिए और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। ठीक है, किसी भी टकराव को संभावना को दूर करने के लिए पृथक पृथक लीग की स्थापना की गई। तिलक की होम रूल लीग की बात करें तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की थी। कब की थी स्थापना? अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 में इसकी स्थापना की थी। और इनकी शाखाएं जो थी, ध्यान रखना यहाँ पे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार में भी खोली गई थी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना बंबई का प्रांत छोड़ दिया, बंबई जो है उसको छोड़ दिया गया था। बंबई को छोड़कर, बंबई को छोड़कर, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो इनकी शाखाएं कहां कहां थी एक बार फिर से देख लो, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रांत में, मध्य प्रांत समझ रहे हो एमपी, और बरार में। लेकिन बंबई को छोड़ दिया गया था यहाँ पे। और इनकी शाखाओं की संख्या जो थी वो 6 थी। स्वराज की मांग, ध्यान रखना यहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार, ठीक है, पीटी में हो सकता है एक मुद्दे पे पूछा हुआ है, हो सकता है दूसरे मुद्दे पे दोबारा से पूछे। क्या क्या किया गया था देखो यहाँ पे, मुख्य लक्ष्य क्या घोषित किए गए थे? स्वराज की मांग, भाषाई प्रांतों की स्थापना, शिक्षा के प्रचार प्रसार को लीग ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया हुआ था। ठीक है, क्या क्या किया था? स्वराज की स्थापना, भाषाई प्रांतों की स्थापना और शिक्षा के प्रचार प्रसार को लीग ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया हुआ था। ठीक है, तो ये 3 मुद्दे थे यहाँ पे, स्वराज की मांग, भाषाई प्रांतों की स्थापना और शिक्षा के प्रसार प्रसार की बात की गई थी। बेसेंट की होम रूल की बात करें तो बेसेंट ने सितंबर, उनकी कब खोली, उन्होंने कब स्थापना की थी? तिलक जी ने अप्रैल 1916 में इसकी स्थापना की हुई थी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एनी बेसेंट जी ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करने की घोषणा की हुई थी। और मद्रास के अतिरिक्त लगभग पूरे भारत में इनकी शाखाएं खोली गई थी। ध्यान रखना है यहाँ पे, एनी बेसेंट की मद्रास के अलावा, मतलब मद्रास में भी और पूरे देश में शाखाएं खोली गई थी। लेकिन ध्यान रखना, तिलक जी की शाखाएं जो है सिर्फ 6 थी, जो कि हमने देख लिया है। महाराष्ट्र में थी और बरार में थी, कर्नाटक में थी और मध्य प्रांत में थी और 1-2 जगह और थी, लेकिन बंबई को छोड़कर। लेकिन एक खास बात क्या है, अभी हम देखेंगे इसमें कि तिलक जी की जो होम रूल लीग था वो बहुत बड़ा था, बहुत व्यापक था। भले ही एनी बेसेंट के होम रूल लीग की शाखाएं पूरे भारत में रही हों, लेकिन उनका छोटे स्तर पर, आप कह सकते हैं बहुत छोटे स्तर पर होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। पूरे भारत में लेकिन शाखाएं खोली गई थी। लेकिन वो मजबूत जो स्थिति थी वो किसकी थी? तिलक के होम रूल लीग की। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे जॉर्ज अरुंडेल को लीग का यहाँ पे लीग का संगठन सचिव नियुक्त किया गया था। ठीक है, यद्यपि बेसेंट की लीग का जो संगठन तिलक की होम रूल की तुलना में काफी कमजोर था। ठीक है, कमजोर था, देख लो यहाँ पे, तिलक की होम रूल लीग की तुलना में एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था वो कमजोर था, किंतु इसके सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा थी, सदस्य काफी थे, सदस्य जो है वो काफी थे। बेसेंट की लीग में अरुंडेल के अलावा बीएम वाडिया और सीपी रामास्वामी अय्यर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ध्यान रखना यहाँ पे, क्या नाम है, कौन कौन है इसमें? अरुंडेल के अलावा कौन कौन है? बीएम वाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर। तो इनके नाम याद रखना, नाम देके भी पूछे जा सकते हैं। और इनमें अनेक प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं ने लीग की सदस्यता ग्रहण की थी। उसमें कौन कौन है? बड़े चोटी के नेता हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, देख लो, मोतीलाल नेहरू, उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मौलवी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय प्रमुख नेता थे। तो ये सब का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेहरू जी थे, उनके मोतीलाल नेहरू, उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, सीआर दास जिनको बोलते हैं हम लोग, सीआर दास इन्हीं को बोलते हैं, सीआर दास इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, मदन मोहन मौलवी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू और लाला लाजपत राय यहाँ पे प्रमुख थे। ठीक है, तो इनके सबके नाम याद रखना।
इनका कैसे कॉन्सेप्ट है, किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे उसको याद रखना है, ठीक है। किसकी लीग कमजोर थी, किसकी बेहतर लीग थी, इसको भी याद रखना है। और स्थापना कब कब की गई है ये भी याद रखना है आप लोगों को, ओके। अनेक अतिवादी राष्ट्रवादी जिनका कांग्रेस की कार्यकारिणी से मोह भंग हो चुका था, होम रूल लीग आंदोलन में शामिल हो गए थे। यहां पे आप देखेंगे कि उदारवादियों के अलावा जो अतिवादी थे वो तो शामिल हो रहे थे, लेकिन उदारवादियों ने भी बड़ी संख्या में यहां पे पार्टिसिपेट किया हुआ था, बड़ी संख्या में क्या है भाग लिया हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अनेक सदस्यों ने भी आंदोलन की सदस्यता ग्रहण कर ली थी, लेकिन एक मुद्दा ध्यान रखना यहां पे कि इनको इजाजत नहीं थी। गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में शामिल होने की इजाजत नहीं थी। यूपीएससी में पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी स्थानीय स्तर की बात करें तो अनेक सदस्यों ने यहां पे भाग लिया हुआ था, इस आंदोलन में भाग लिया हुआ था, सदस्यता ग्रहण कर ली थी, लेकिन इनको इजाजत नहीं थी शामिल होने की। समझ गए? कौन कौन शामिल नहीं हुआ था एक बार देख लो फटाफट। एंग्लो इंडियंस शामिल नहीं हुए थे, पूछा जा सकता है पीटी में। एंग्लो इंडियंस आंग्ल भारतीय शामिल नहीं हुए थे, बहुसंख्यक मुसलमान शामिल नहीं हुए थे, और दक्षिण भारत की गैर ब्राह्मण जातियां नहीं शामिल हुई थी। वो क्यों नहीं शामिल हुई, तो इसका कारण भी मैं बता रहा हूं आपको। उनका विश्वास था कि होम रूल लीग का तात्पर्य हिंदुओं मुख्यतः उच्च जातियों के शासन से है, उच्च जातियों के शासन से है। और इसी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे, इसी वजह से देखेंगे कि भाई ये लोग इसमें शामिल नहीं हुए थे। एक बार फिर से देख लो कौन कौन शामिल नहीं हुआ था। एंग्लो इंडियंस नहीं हुए थे, बहुसंख्यक मुसलमान नहीं हुए थे, दक्षिण भारत की गैर ब्राह्मण जातियां वो इसमें शामिल नहीं हुई थी, ठीक है। होम रूल लीग आंदोलन के कार्यक्रम क्या क्या हैं? कार्यक्रम क्या क्या है? होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनमानस को होम रूल अर्थात स्वशासन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराना था। मुख्य उद्देश्य स्वशासन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराना था, और पिछड़े क्षेत्रों जैसे कि गुजरात एवं सिंध तक अपनी पैठ इसने बनाई थी। तो विस्तार कहां तक था देख लो एक बार। गुजरात और सिंध जैसे पिछड़े क्षेत्रों में भी इसने अपनी पैठ बनाई हुई थी, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हुई थी इसने, ठीक है। आंदोलन का उद्देश्य पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्षों जिनमें राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित पुस्तकों का संग्रह हो तथा जनसभाओं और सम्मेलनों का आयोजन कर भारतीयों में राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था, ठीक है। एक मुख्य उद्देश्य और भी था, क्या था? पुस्तकालयों एवं अध्ययन कक्षों, जनसभाओं तथा सम्मेलनों का आयोजन कर भारतीयों में राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन करना था। तो यहाँ पे दो मुख्य लक्ष्य थे इसके, हमने देख लिए हुए थे। इसके लिए लीग ने क्या क्या, इसके लिए लीग ने अपने प्रचार प्रसार के माध्यम क्या अपनाए थे, पूछा जाता है यूपीएससी में भी, ठीक है। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे आप देखेंगे कि आयोजन के जो प्रचार प्रसार के साधन के प्रयोग किए गए थे। देख लो फटाफट, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूं, डिक्टेट करता हूं कि भाई पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनना है। क्या क्या साधन थे हमने देख लिया हुआ था। एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, यहाँ पे हमने देख लिया हुआ था, प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपना ला दिया था। तो सब पहली बात समाचार पत्र। दूसरा, राजनीतिक विषयों पर विद्यार्थियों की कक्षाओं का आयोजन करना, जैसे कि हमने देखा हुआ है अभी, उद्देश्य भी देख लिया हुआ था कि राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। पैम्पलेट्स यहाँ पे बांटी जाती थी, पोस्टर भी बांटे जाते थे, पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रचार प्रसार, और नाटकों एवं धार्मिक गीतों का भी आयोजन किया जाता था, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये आपको याद रखने क्या है, समाचार पत्र, राजनीतिक विषयों पर विद्यार्थियों की कक्षाओं का आयोजन, पैम्पलेट, पोस्टर, पोस्ट कार्ड, नाटकों एवं धार्मिक गीतों का यहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता था। ये तमाम सारे जैसे माध्यमों को अपने प्रयासों में सम्मिलित किया गया हुआ था, ठीक है। लीग ने अपने उद्देश्यों की सफलता के लिए कोष भी बनाया था, एक फंड बनाया था मित्रों, फंड बनाया हुआ था, और धन एकत्रित किया गया हुआ था, और सामाजिक कार्यों का आयोजन किया गया था,
तथा स्थानीय प्रशासन के कार्यों में भागीदारी भी निभाई गई थी। अर्थात इसने क्या किया हुआ था, इसने स्थानीय कार्यों में भागीदारी भी निभाई थी। लीग ने स्थानीय कार्यों के माध्यम से बहुसंख्यक भारतीयों से जुड़ने का भी प्रयास किया हुआ था। तमाम देखेंगे स्थानीय स्तर पर कार्य करते थे। हमने देखा हुआ था सिंध और गुजरात जैसे पिछड़े इलाकों में भी ये गए थे, इन्होंने यहाँ पे भी शाखाएं गठित की गई थी, उपस्थिति अपनी दर्ज कराई थी। तो क्या है, एक तरह से स्थानीय स्तर पर भी और सामाजिक कार्यों को भी कर रहे हैं। ठीक है, 1917 की रूसी क्रांति से भी लीग के कार्यों में सहायता मिली हुई थी, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है इसको। ठीक है, अब सरकार का रुख कैसा है, सरकार का एक बार रुख लो, देख लो। लीग के प्रति सरकार का रुख, सरकार ने लीग के समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई की तथा लीग के कार्यक्रमों को रोकने के लिए दमन का सहारा लिया होता। ठीक है, ओबवियस बात है, एज यूजुअल क्या करेगी सरकार, दमन ही करेगी, तो इसमें कुछ नई बात नहीं है। देखो नेक्स्ट देखो, बाल गंगाधर तिलक के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया और उनके पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई थी। ध्यान रखना, यहाँ पे स्टेटमेंट देके सीधे यूपीएससी पूछ सकता है, उसको ये नहीं मतलब है कि कंसेप्ट है या फैक्ट है, उसको तो पूछना है, तो क्या है पूछ दिया जाता है। तो इनके न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था और पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। और 1917 जून 1917 में एनी बेसेंट एवं उनके सहयोगियों जैसे कि बीपी वाडिया एवं जॉर्ज अरुंडेल को भी क्या कर दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया हुआ था। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे थे और इन गिरफ्तारियों के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया भी आई हुई थी। ऐसा नहीं है कि भारतीय जो है चुपचाप बैठे रहे थे, जैसे इनको गिरफ्तार किया गया हुआ था, दमन किया गया जैसे लीग का, तो आप देखेंगे कि इनके विरुद्ध राष्ट्रवादी प्रक्रिया हुई और अत्यंत नाटकीय ढंग से सर एम सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी सर की उपाधि जो है वो त्याग दी थी। तो इसको भी ध्यान रखना पीटी फैक्ट के लिए कि सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी सर की उपाधि यहाँ पे त्याग दी थी। किसके एवज में, होम रूल लीग के जो प्रमुख नेता थे, जो संगठन करता थे, उनके गिरफ्तारी के एवज में क्या किया था, इन्होंने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी। ओके, सरकार को विश्वास था कि इन कार्रवाइयों से होम रूल लीग स्वतः समाप्त हो जाएगा, किंतु इसका उल्टा प्रभाव पड़ा और तिलक ने घोषणा कर दी कि यदि एनी बेसेंट को रिहा नहीं किया गया तो भारतीय जनता सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करेगी। मुद्दा ध्यान रखना, सत्याग्रह जो है गांधी जी को सूट करता है, जब गांधी एरा में आएंगे ना तो आप देखेंगे कि भाई वहां पे सत्याग्रह जो है ना वो सूट करेगा। सत्याग्रह, नमक कर, आबकारी कर, बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन सारे चल चुके हैं, लेकिन सफलता किसी ने नहीं पाई हुई है। तो यहाँ पे सत्याग्रह की बात कौन कर रहा है, तिलक कर रहे हैं। हम बात करेंगे कि आप देखेंगे जब भी असहयोग आंदोलन होगा, असहयोग आंदोलन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो गांधी जी कहते हैं जब तिलक जी की डेथ हो जाती है तो वो कहते हैं कि भाई हमारा तो एक कह सकते हैं एक सबसे बड़ा सहारा ही चला गया। और जब भी देखना गांधी जी जब अपने आंदोलन प्रारंभ करते हैं तो वो तिलक के पूरे रवैये को फॉलो करते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हैं। तो आप उनमें बिल्कुल अलग चीजें नहीं देखना। तिलक जो है यहाँ पे सत्याग्रह की बात करते हैं, स्वदेशी एवं बहिष्कार की बात करते हैं, और जब गांधी एरा में गांधी जी आएंगे असहयोग आंदोलन में तब भी वैसे ही बात करेंगे। मतलब तिलक के नक्शे कदम पे चलते हैं, जैसे रोड में बना के जाते हैं वो सिर्फ इंप्लीमेंट करते हैं, एक व्यवस्थित ढंग से। ठीक है, तो ये खास ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव E.M. मॉन्टेग्यू के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि युद्ध के बाद, ध्यान रखना, युद्ध के बाद भारत में स्वायत्त संस्थाओं के क्रमिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और सरकार ने भी सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को जेल से रिहा कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो राष्ट्रवादी प्रक्रिया हुई थी और यहाँ पे सरकार तिलक जी ने कहा था कि भाई अगर आपने एनी बेसेंट को रिहा नहीं किया तो क्या है, हम सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करेंगे। तो कुछ ना कुछ असर जो है वो सरकार पे पड़ता दिख रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ जो है वो सरकार पे असर पड़ता दिख रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो
इसके पश्चात होम रूल लीग आंदोलन स्थगित कर दिया गया हुआ था। ठीक है, ये सारे मुद्दे हमने देख लिए हुए। हाँ, इसमें जो भी फैक्ट था, जो भी कॉन्सेप्ट थे, हमने बातें कर ली हुई हैं। अब देखो क्या कारण था कि 1919 तक आते आते आंदोलन धीमा पड़ गया था। तो यहाँ पे तमाम सारे मुद्दे हैं, पीटी और मेंस दोनों पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, पीटी और प्लस मेंस। तो फोकस हमें पीटी पे करना है, फोकस पीटी पे करना है। नंबर 1, आंदोलन में प्रभावी संगठन का अभाव था। ओबियस सी बात है, संगठन कैसा होना चाहिए, प्रभावी संगठन होना चाहिए, तो इसका यहाँ पे ये अभाव है। 1917 और 18 में हुए सांप्रदायिक दंगों का आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, संभाल नहीं पाई तमाम सारी चीजें, तो सरकार क्या है, दमन करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के पश्चात कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले उदारवादी सरकार द्वारा सुधारों का आश्वासन देने तथा बेसेंट को जेल से रिहा करने पर संतुष्ट हो गए थे। तो उदारवादी को थोड़ा सा मिल जाता था तो उसी में संतुष्ट हो जाते थे। तो फिर से उन्होंने चाल चली हुई, किसने, अंग्रेजों ने, उदारवादियों को खुश करने के लिए। बोला कि नहीं, अब की बार हम पक्का सुधार करने वाले हैं, अब की बार हम पक्का सुधार करने वाले हैं, आप ये आंदोलन स्थगित कर दो ना। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस वजह से भी ये धीमा पड़ गया था। हाँ, दूसरी बात, बेसेंट मांग की गई थी, बेसेंट को रिहा किया जाए, उनको भी रिहा कर देगा, ओबियस सी बात है, धीमा पड़ गया होगा। ओह, नेक्स्ट देखो, आंदोलन में अतिवादियों द्वारा सितंबर 1918 में अहिंसात्मक प्रतिरोध का सिद्धांत अपनाए जाने की बाद से नरमपंथी आंदोलन से पृथक होने लगे और 1918 के पश्चात तो उनकी भागीदारी बिल्कुल नाम मात्र की रह गई थी। तो यहाँ पे अहिंसा का बात होने लग गई थी, अहिंसा की बात होने लग गई तो 1918 में, तो फिर उदारवादी खुद ब खुद अलग होने लग गए थे। तो कोई, आप समझ रहे हैं ना, वो संवैधानिक तरीके से संवैधानिक विरोध की परिपाटी पर बात करते थे, उसी ढर्रे पे काम करने की बात करते थे। तो वो अहिंसा की कहीं बात ही नहीं करते थे, भाई अगर ऐसा हुआ तो हम आपका साथ नहीं देंगे। तो वो धीरे धीरे अलग होने गए। जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के सार्वजनिक होने से राष्ट्रवादियों में आपसी मतभेद पैदा हो गए तथा सैद्धांतिक आधार पर वो विभाजित हो गए। एक लोग बोलते थे कि नहीं ये अच्छा करेंगे, एक लोग बोलते थे अच्छा ये अच्छा कैसे कर देंगे, अभी तक तो नहीं किया हुआ था, अब कैसे कर देंगे। ठीक है, तो क्या एक तरह से मतभेद पैदा हो गया था। हाँ, मतभेद पैदा हो गया कि जैसे हम देख रहे हैं ना, मॉन्टेग्यू क्या है 1917 में भी घोषणा करेगा, मॉन्टेग्यू जो है वो 1917 में घोषणा करेगा कि महामहिम सम्राट ने ऐसा बोला हुआ है कि भारत में जो स्थानीय निकाय हैं और तमाम सारे अधिकारों का क्रमिक रूप से क्या किया जाए, वहां पे क्रमिक रूप से विकास किया जाए, क्रमिक रूप से विकास किया जाए और हम एक ऐसे निकाय की तरफ बढ़ें, ऐसे सुधारों की तरफ बढ़े जो भारतीयों के लिए उपयुक्त हो। ठीक है, तो ऐसी घोषणा करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपसी मतभेद काफी पैदा होता है। सितंबर 1918 में एक मुकदमे के सिलसिले में तिलक विदेश चले गए थे और जबकि सुधारों के संबंध में व्यक्तिगत प्रतिक्रिया एवं अहिंसात्मक प्रतिरोध के मुद्दे पर एनी बेसेंट विचलित हो गई थी तथा बाल गंगाधर तिलक के विदेश में होने के कारण आंदोलन जो है वो नेतृत्व विहीन हो गया था। तो ये हमने 6 मुद्दे देख लिए हुए। क्यों ऐसा हुआ था? सबसे पहले संगठन का अभाव था, सांप्रदायिक दंगों का नकारात्मक प्रभाव था, उदारवादी जो है वो सरकारों द्वारा सुधारों का आश्वासन देने से तथा एनी बेसेंट को रिहा करने से संतुष्ट हो गए थे। अहिंसा की वजह से यहाँ पे आप देखेंगे कि नरमपंथी अर्थात उदारवादी भी आंदोलन से पृथक हो गए थे और मॉन्टेग्यू ने घोषणा कर दी थी, तो एक तरह से आपसी मतभेद हो गया था। फिर इसके बाद में आप देखेंगे तिलक जी है वो जेल चले गए थे और नेतृत्व विहीन हो गया था आंदोलन। तो ये सारे चीजें हो गई थी। आंदोलन की उपलब्धियां देख लो एक बार फटाफट। आंदोलन ने केवल शिक्षित वर्ग के स्थान पर जन सामान्य की महत्ता को प्रतिपादित किया हुआ था और सुधारवादियों द्वारा तय किए गए स्वतंत्र आंदोलन के मानचित्रावली को स्थायी तौर पर परिवर्तित कर दिया था, स्थायी तौर पर परिवर्तित कर दिया था और इनमें देश एवं शहरों के मध्य सांगठनिक संपर्क स्थापित किए गए थे। तो देश एवं शहर तमाम सारे आप कह सकते हैं, जैसे हमने देखा हुआ था गुजरात और सिंध जैसे पिछड़े इलाकों में भी ये गए थे। शहरों में इनकी उपस्थिति दर्ज ही थी पहले से ही। आंदोलन की यह उपलब्धि बाद के वर्षों में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई। विशेषकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के चरम उत्कर्ष में देश के हर शहर को
सक्रिय भूमिका, हर शहर ने सक्रिय भूमिका निभाई थी, जो इस आंदोलन के सांगठनिक स्वरूप की ही देन थी। ठीक है, आंदोलन ने जुझारू राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया हुआ था। ठीक है, कि हम काम करेंगे, बहुत जुझारू तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे हमने बात कर ली हुई है। आगे देखें, उसने भारतीय जन समुदाय की राजनीति के गांधीवादी आदर्शों के प्रयोग हेतु शिक्षित किया था। आदर्शों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षित किया गया था इनको। ठीक है, तो यहाँ पे गांधीवादी जो है आदर्श, जो हम लोग बाद में देखने वाले हैं ये। हालांकि ये आइडिया किसका है? आइडिया तिलक जी का है। इंप्लीमेंट कौन करेगा? गांधी जी। तो इसी वजह से क्या है, गांधीवादी आदर्शों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षित किया गया था जन समुदाय को। ठीक है, और अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू की घोषणा तथा चेम्सफोर्ड सुधार काफी हद तक होम रूल लीग आंदोलन से प्रभावित थे। ठीक है, जैसा कि होम रूल लीग मांग कर रही थी ना, वैसा ही चीजें यहाँ पे हो रही थी। ठीक है, तो ओबियस सी बात है कि जो लीग है, जो आंदोलन है, वो कैसा है, ठंडे बस्ते में आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं स्थगित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही घोषणाएं भी कर दी गई थी सरकार द्वारा। तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल एवं गरम दल राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने में अत्यंत सहायता मिली हुई थी। तो एक तो ये फायदा भी हुआ इसका। लीग के नेताओं का यह योगदान राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में मील का पत्थर साबित हुआ और होम रूल लीग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा व एक नया आयाम प्रदान किया हुआ था। तो एक निरंतरता बनाए रखने के लिए आप देखेंगे ये लीग का गठन किया गया हुआ था, लीग का गठन किया गया था। ठीक है, चलो, तो कल हम लोग जो बात करने वाले हैं मित्रों, वो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन के बारे में बात करने वाले हैं, और इसके बाद में मॉन्टेग्यू की घोषणा बात करेंगे। फिर हम जो है कौन से फेज में स्विच करेंगे, गांधी एरा में स्विच कर जाएंगे। 1919 से लेके 1939 के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, 1939, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अब हम मेन फेज में आने वाले हैं, जहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। और इसके बाद में हम कल बात करेंगे इसके आगे। ठीक है, ओके।